नाजरीन, लिबनान में एक मंदिर के स्ट्रक्चर पर कुछ ऐसे पत्थर लगाए गए हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। एक एक पत्थर का वजन 3 ब्लू व्हील्स जितना वजनी है और हैरत अंगेज तौर पे उनको बड़ी महारत से वन पीस में न सिर्फ काटा गया है बल्कि 1.5 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट भी किया गया है, वो भी हजारों साल पहले। लेकिन हिस्ट्री ये है कि आज तक इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं गुजरी जो इतने बड़े पत्थर काटने के लिए मशहूर हो। क्या इतिहास में कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी गुजरी है जिनके पास वो नॉलेज थी जो आज हमारे पास नहीं है? इन पत्थरों की जांच पड़ताल के लिए जर्मन माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने इस कान पर जांच पड़ताल करना शुरू की जहां से ये पत्थर लाए गए थे। वहां आज भी एक अनकम्प्लीट पत्थर मौजूद है जिसका वजन 1200 टन बताया जाता है, यानी तकरीबन 4 बोइंग 747 जितना। यहाँ खुदाई करने के बाद आसार कदीमा के माहिरीन को जमीन के अंदर कुछ ऐसे सबूत मिले जिन पर यकीन लाना काफी मुश्किल है। तो जुड़े रहें वीडियो के आखिर तक, क्योंकि वीडियो बहुत दिलचस्प होने जा रही है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाजरीन, लिबनान की पैका वैलियो के ईस्ट में बालबेक नामी शहर है जहां रोमन एम्पायर के खंडरात को दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। पर मजे की बात ये है कि ऊपर से दिखने वाले ये खंडरात बने तो रोमन एम्पायर के दौर में थे, लेकिन इसके नीचे माहिरीन को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनका रोमन एम्पायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। यहाँ कदीम रोमियो का बनाया गया एक मंदिर है जिसे टेम्पल ऑफ जुपिटर कहा जाता है। ये मंदिर आज भी रोमन एम्पायर के आर्किटेक्चर और उनके हुनर की आला तरीन मिसाल है। पर इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन के नीचे बहुत बड़े पत्थरों की फाउंडेशन पाई गई है। पहले तो ये समझा जाता था कि शायद ये वन पीस में नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पत्थरों को बड़ी महारत से इसे जोड़ा गया कि ये एक ही लगें। लेकिन मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद ये बात कन्फर्म हो गई कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक ही जायंट पत्थर है। ये पत्थर जिन्हें बाद में टेलीथोन्स का नाम दिया गया, एक एक पत्थर की लंबाई 60 फीट, ऊंचाई 14 फीट और 12 फीट मोटे हैं। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक पत्थर का वजन 900 टन है। इतने बड़े पत्थर को एक्यूरेट ब्लॉक में काटना और उसको 30 फीट ऊपर उठाकर रखना इंसानी इतिहास में शायद पहली बार किया गया था। इन पत्थरों के साइज और वजन का अंदाजा लगाना हो तो एक एक पत्थर 9 लाख किलो वजनी है, यानी दुनिया के सबसे भारी जहाज उंटनो AN-225 मरैया से भी 1.5 गुना ज्यादा भारी है और पिरामिड ऑफ गिज़ा की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़े पत्थरों से भी 10 गुना बड़ा। इनके इतने बड़े साइज के बावजूद इन पत्थरों को किसी न किसी तरह कान से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया गया, जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, और फिर हेलोपोल्स कम्प्लेक्स के 400 टन के ब्लॉक के ऊपर रखा गया, जिसके ऊपर बाद में कम्प्लेक्स की दीवारों को छोटे छोटे ब्लॉक्स रख कर खड़ा किया गया। जिस एक्यूरेसी से इन पत्थरों को काट कर जोड़ा गया वो वाकई काफी गैर मामूली काम है, खास तौर पर उस दौर के लिए जब मॉडर्न मशीनरी का तस्वर करना भी मुश्किल था, क्योंकि इनके बीच में कागज जितना फासला भी नहीं है। रोमन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो उनका फोकस खूबसूरती पे होता था। वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्किल दुनिया को दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके बरक्स टेलीथोन्स को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दफनाने के लिए यहाँ रखा गया था, क्योंकि फाउंडेशन का ये हिस्सा पहले जमीन के अंदर दफन था। ये देखने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि सिविलाइजेशन अगर इतना बड़ा कारनामा अंजाम देती है तो वो उसको छुपाएगी ही क्यों? एंशंट रोमट जो अपनी हर स्किल का रिकॉर्ड रखने के लिए मशहूर जाने जाते थे, इन टेलीथोन्स को कान से लेकर आने और उसको उठाने के बारे में रोमन डॉक्यूमेंट्स में इसका कहीं भी जिक्र क्यों नहीं है? इससे जाहिर होता है कि
इस साइड की कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एंशिएंट रोमन ने नहीं की, बल्कि उन्होंने बनी बनाई फाउंडेशन पर अपना मंदिर खड़ा किया। इसके अलावा मोरखीन के मुताबिक रोमियों के पास जो सबसे बड़ी क्रेन मौजूद थी वो सिर्फ 60 टन का वजन उठा सकती थी, जिसकी वजह से ये इंतहाई नामुमकिन है कि वो इन 900 टन वजनी पत्थर को उठा सके। और रोमन जिन पत्थरों को भी क्रेन से उठाते उसके बीच में वो एक खास शक्ल का सुराख करते थे जिसे लॉस होल्स कहते हैं, पर ऐसे कोई सुराख हमें ट्रेलीथोन्स में नहीं मिलते। अगर रोमन की कॉमन इंजीनियरिंग तकनीक का कोई रिकॉर्ड ट्रेलीथोन को काटने उठाने और यहाँ तक लाने के बारे में मौजूद नहीं, तो फिर इतनी महारत से ये काम किसने अंजाम दिया? टेम्पल ऑफ जुपिटर की असल फाउंडेशन आखिर बनाई किसने? फिनिशिंग के साथ लगे हैं, जबकि ट्रेलीथोन्स की फिनिशिंग भी नहीं है और इन पर विंड और सैंड इरोजन के असरात वाज़िह तौर पर दिखाई देते हैं कि जैसे हजारों सालों से यहीं पर पड़े थे। कई माहिरीन का ख्याल है कि इन सब चीजों को नजर में रखते हुए ट्रेलीथोन्स रोमन एम्पायर के दौर के नहीं बल्कि ये 12,000 साल पुराने हैं, यानी रोमन एम्पायर से भी 10,000 साल पहले। जो काम आज के मॉडर्न दौर में भी करना नामुमकिन समझा जाता है वो उस दौर की सिविलाइजेशन ने कैसे किया, ये एक राज है जो माहिरीन आज तक कुछ नहीं बता सके। बालबट में सिर्फ यही ट्रेलीथोन्स नहीं हैं जो इंसानी दिमाग को चकरा कर रख दे। टेम्पल ऑफ जुपिटर के कंपाउंड में कई मकामात पर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं। इस टेरेस के बराबर में 800 टन के इस पत्थर को देखें, इसको हिलाना तक भी कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं साउथ वॉल पे, जहां 400 से 800 टन के बेशुमार ब्लॉक्स पाए जाते हैं। कुछ जमीन के ऊपर हैं तो कई जमीन के नीचे, पर किसी को भी मालूम नहीं कि ये जमीन में कितना डीप है। इसके बीच की फिटिंग बड़ी सफाई के साथ की गई है और बॉर्डर पे बनी ये लाइन 1 मिलीमीटर से भी छोटी है। ये देखने के बाद ये काम और ज्यादा पेचीदा दिखाई देता है। इन पत्थरों के सरफेस पे कुछ अजीबो गरीब निशानात मौजूद हैं, जैसे आजकल की मॉडर्न माइनिंग मशीनरी की वजह से पत्थरों पे बनते हैं। इन निशानात की लंबाई करीब 10 फीट तक है और ये एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल हैं। पुराने कदीम दौर के टूल्स की बात की जाए तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इस किस्म के निशानात बना सके। कम से कम हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड पे तो ऐसा कोई टूल नहीं है। इस तरह के मार्कस चाइना में यान शान कोरी के पत्थरों पर भी देखे गए हैं। यहाँ पर एक 16,000 टन वजनी पत्थर का ब्लॉक मौजूद है जिस पर ठीक उसी तर्ज के वैसे ही निशानात हैं जैसे बाल बैग के पत्थरों पर हैं। इसी तरह जॉर्डन के कदीम शहर पेट्रा में भी ऐसे ही निशान देखे गए हैं। पहाड़ के पत्थरों को काट कर ये शहर भी कम से कम 2300 साल पहले बनाया गया था। अगर मुवाजना किया जाए तो ये निशानात आजकल की मॉडर्न मशीनरी जैसे ही हैं, यानी ज़माने कदीम में भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो मॉडर्न मशीनरी की तरह पत्थरों को काट सकती थी, पर जाहिर है इसका कोई ठोस सबूत अभी तक माहिरीन के पास नहीं है। अब आ जाते हैं उस कान पर जहां से असल में ये बाल बैग के पत्थर लाए गए थे, जिनमें ट्रेलीथोन्स भी शामिल हैं। बाल बैग कोरी टेम्पल ऑफ जुपिटर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और ये एक लाइमस्टोन की कान है। यहाँ पर कुछ आधे कटे हुए पत्थर अभी तक मौजूद हैं। ये ज्यादा हैरान कुन है क्योंकि ये टेम्पल ऑफ जुपिटर और कॉम्प्लेक्स में लगाए गए पत्थरों में सबसे बड़े हैं। कान पे ये आधा कटा हुआ पत्थर प्रेग्नेंट वोमन के नाम से जाना जाता है। इसका ये नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। 68 फीट लंबा, 14 फीट ऊंचा और 14 फीट मोटा, इसका वजन 1200 टन बताया गया है। ये पत्थर एक जाविया पर पड़ा हुआ है, जबकि इसका निचला हिस्सा अब भी कान के पत्थर से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने भी इस शेप में काटा है उनको इसका निचला हिस्सा अलग करने का मौका ही नहीं मिला और शायद बीच में ही उनको ये काम छोड़ना पड़ गया।
ورنہ شاید یہ پتھر بھی آج ہمیں ٹیمپل آف جوپیٹر کی سائٹ پر ہی نظر آتا۔ اس پتھر کے باٹم پر آج بھی اسی طرز کے نشانات موجود ہیں جو ٹیمپل آف جوپیٹر کے دوسرے پتھروں پر دیکھے گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے یونگ فراو پارک میں پریگننٹ وومن سٹون کا ایک ماڈل رکھا گیا ہے، جس کے گرد کچھ ماڈرن کرینز کے ماڈل کھڑے کیے گئے ہیں۔ دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے، پریگننٹ وومن سٹون کو اگر آج کے دور میں بھی اٹھانا ہو تو تقریباً 20 کرینیں مل کر یہ کام کر سکتی ہیں، وہ بھی تب جب پتھر کے ارد گرد 50 سے 60 فٹ تک کرین کھڑے کرنے کی جگہ ہو۔ پہلے پریگننٹ وومن سٹون آدھا زمین کے اندر دھسا ہوا تھا، لیکن 2014 میں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے یہاں کھدائی کی تو معلوم ہوا کہ زمین کے اندر بھی یہ کان سے الگ تھا۔ صرف اس بلاک کا باٹم آج بھی کان سے جڑا ہوا ہے، یعنی ہزاروں سالوں تک ایسے ہی پڑے رہنے کی وجہ سے مٹی کی لیئر نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مٹی کی لیئر کا صرف 1 انچ تقریباً 80 سے 100 سالوں کے درمیان جمع ہوتا ہے۔ پریگننٹ وومن سٹون کی پرانی تصویروں میں دیکھا جائے تو تقریباً یہ 10 فیٹ تک اندر دھسا ہوا ہے، یعنی 120 انچ۔ لہٰذا اگر 1 انچ 80 سال کے برابر ہے تو 120 انچ جمع ہونے میں 9600 سال لگیں گے، لگ بھگ 10,000 سال۔ کیا اس زمانے میں انسان اتنے چیلنجنگ ٹاسک کرنے کے قابل تھے؟ یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے۔ 2014 میں جب اس پتھر کے آس پاس سے صفائی کی گئی تو ایک اور حیران کن چیز سامنے آ گئی، ایک اور چھپا ہوا پتھر۔ یہ پتھر پریگننٹ وومن کے بالکل برابر میں زمین کے اندر دھسا ہوا ہے، جو ایسٹیمیٹ کے مطابق 1650 ٹن وزنی ہے۔ فورگوٹن سٹون کے نام سے پہچانا جانے والا کسی بھی کام سے نکالا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا بلاک ہے۔ یہ تو صرف بلاک کا وہ حصہ ہے جو اوپر سے ہی نظر آ گیا۔ کان کے اندر کتنا ڈیپ اور کیا کیا چھپا ہوا ہے، اس کے بارے میں فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پتھر آج کے سائنٹسٹ، جن میں انجینئر اور آرکیولوجسٹ بھی شامل ہیں، ان کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طریقے انہیں کاٹنے اور ٹرانسپورٹ کرنے اور بالکل صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے استعمال کیے گئے، وہ کسی بھی مشہور قدیم سویلائزیشن یا حتیٰ کہ آج کے بلڈر کے لیے بھی ممکن نہیں لگتے۔ اس کے علاوہ کان سے بالبک تک کا سفر پہاڑ کی وجہ سے نہ صرف اوپر کی طرف ہے بلکہ کافی کھردرا بھی ہے۔ ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا کہ قدیم دور میں ان پتھروں کی ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی سیدھا راستہ بنایا گیا ہو جس سے پتھروں کو کھینچنا آسان ہوتا ہو۔ نہ صرف اتنا، بال بیگ کی سائٹ پر یہ بوجھل پتھر پہنچانے کے بعد ان کو اتنی باریکی سے کیسے اٹھایا گیا ہوگا۔ مان بھی لیا جائے کہ انسیٹ بلڈر نے پلی سسٹم کا استعمال کیا ہوگا تو بھی پتھروں پر ایسے کوئی نشانات نہیں ملتے جو کسی پولی سسٹم کے لگنے کا اشارہ دے رہے ہوں۔ بال بیگ کے یہ دیو قامت پتھر ہمیں ایک قدیم سویلائزیشن کا اشارہ دیتے ہیں، وہ دور جب انسانوں کا قد کافی بڑا تھا اور ان کا جسم کسی دیو کی طرح طاقتور۔ مختلف ریلیجیس بکس جیسا کہ بائبل، قرآن اور ہندی اسکرپچر میں بھی ایسے انسانوں کا ذکر ہے جو کافی لمبے اور طاقتور تھے۔ ان کے پاس ایسی پاورز تھی جو کسی فکشن موویز میں سپر ہیومن کے پاس ہوتی ہے۔ مختلف بکس میں ان کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں، جیسا کہ بائبل میں ان کو نیپولیم کہا گیا ہے، کہیں پر ان کا قد 45 فٹ بتایا گیا ہے تو کہیں پر 100 فٹ تک، اور ان سیولائزیشن کے لیے شاید بال بیگ کے پتھروں کو اٹھانا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ تو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کون سے ملک کے کون سے شہر سے ہیں، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔